तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार सिंह जी नमस्कार कर रहे हैं, अंकित जी नमस्कार कर रहे हैं, उमेश जी भी नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना। संजल जी और भी साथी जुड़ चुके हैं। जरा फटाफट कोई साथी कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आप तक बढ़िया तरीके से पहुंच रही है, तो फिर आज का ये सेशन शुरू करेंगे। हाँ सर, आ रही है। डन सर, डन। बहुत बढ़िया। सुब्रतो घोष जी ने बताया कि आ रही है। बहुत बढ़िया। सुब्रतो जी कैसे हैं? हाँ सर, अच्छा हो, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, शानदार हूँ बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। शानदार हो सर। ओके। और जब आप शानदार रहते हैं ना तो सीखने का मजा भी अलग हो जाता है। तो अभी थोड़ा चूंकि प्रमोशन एग्जाम्स के जो डेट्स वगैरह नज़दीक आ गए हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा इसमें क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्लासेस की। आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास आपके सामने ये पेश है। ये क्लास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ज़्यादातर साथियों को ये कठिन लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज का सेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और प्रमोशन एग्जाम में इससे जुड़े हुए अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उनका सामना आप सही तरीके से कर पाएंगे, और जो आप अनुमान के तौर पे सवालों का सामना करते थे उसको सही तरीके से उत्तर जो है दे पाएंगे और उसमें मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो आज का सेशन हमारे बीच उपस्थित हमारे श्रीमान अमृत विज साहब लेंगे। विज साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस हमारे लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो विज साहब एक बहुत ही अनुभवी साथी हैं और लगभग 33 वर्षों से भी ज़्यादा बैंकिंग का अनुभव और अध्ययन अध्यापन में लगभग 15 वर्षों का अनुभव। और विज साहब को तो मैं काफ़ी समय से जान रहा हूँ, लगभग 15 साल से हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं। तो विज साहब बहुत ही सरल भाषा में, और इसमें तो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक्सपर्टाइज है। तो विज साहब, आपका मैं हमारे साथियों के साथ परिचय करा रहा हूँ कि आप हैं चंडीगढ़ से, और हमारे साथियों को आज जो कठिन सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका उपयोग क्या है बैंकिंग में, और क्या क्या सवाल प्रमोशन में आते हैं, और उनको अगर सवाल पूछे जाएं तो कैसे हल करेंगे, उसको आप जो है एकदम कठिन को सरल भाषा में सिखाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। और सभी साथियों से भी निवेदन करता हूं कि ध्यान पूर्वक हमारे बीच साहब के साथ सुनेंगे, और आखिरी में वो सवाल जवाब भी कर सकते हैं, सब चीज़ क्लियरिफाई करेंगे, क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका ही इतना सरल है कि आखिरी में कोई सवाल ही नहीं बचेंगे, है ना बीस साहब? तो मेरा टीचर है सर। हाँ जी, ब्रिज साहब मेरा टीचर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। बीस साहब देखिए, आपके सब सब ये आप ही के छोटे भाई हैं सब, और होनहार हैं। मैं उसी बैंक से हूँ सर, मेरे को ट्रेनिंग दिया हुआ है सर ने। अरे वाह वाह, तो आज बेटा ध्यान पूर्वक सुन, और बढ़िया तरीके से जो हमारे वीस साहब पढ़ाएंगे उनको बढ़िया तरीके से सीखिए, और आज के इस सेशन का आनंद लीजिए। वीस साहब, मैं आपको सौंपता हूँ ये सेशन, और मेरे होनहार साथियों को आप जो है मार्गदर्शन दीजिए। वीस साहब, थैंक यू सो मच। बी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काइंड वर्ड्स आपने मेरे लिए यूज किए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी आशाएं हैं उसके अनुरूप मैं सभी स्टूडेंट्स को समझा सकूं। जो भी चीजें उनको चाहिए मैं अपनी सरल भाषा में ही समझाऊंगा। तो आपका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए तो सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन है, आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जब भी हमारी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आती है तो हम लोग मेरे को साथी कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। राजेश रंजन में, मेरी मंडी अहमदगढ़। पीपीटी भी क्लियर है? पीपीटी दिखाई दे रही है? जी नहीं। हाँ, पीपीटी नहीं दिखाई दे रही है? ओके ओके, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसको जरा आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको तुरंत हल कर दोगे। तो साथियों, आज जो हम पहले सबसे बात करने वाले हैं आपके साथ, तो आज जो हम हेलो सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार राजेश जी।
हाँ, नमस्कार डियर फ्रेंड, नमस्कार। तो मैं आज आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अकाउंट्स क्या होता है और बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए अकाउंट्स होते क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा अकाउंट्स क्या होते हैं, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे को बिजनेस फाइनेंस कैसे करना है और हमारी जो बिजनेस फाइनेंस में जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो क्या रहती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंट्स जो होता है उसमें सबसे पहले क्या होती है कि डेली अकाउंटिंग होती है। डेली अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जर्नल बनता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग लेजर में होती है, वॉचर्स की एंट्री होती है। जब ये सारा लिखा जाता है तो साल के अंत में क्या होता है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन होता है, जो कि जो रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने दी होती है, डायरेक्ट टैक्स वालों ने दी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे को बुक्स कंसोलिडेट करनी पड़ती है। बुक्स कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। और फिर हमारे पास कॉम्प्लायंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होते हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिलेटेड होते हैं। उन सारी स्टेटमेंट्स को हमें अपलोड करना पड़ता है। तो जो ये जितनी भी कंसोलिडेट स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमारे पास्ट डाटा के ऊपर निर्भर करती हैं। सो अकाउंट्स का मतलब आपको समझ आया कि हमारे को डेली अकाउंटिंग करनी है। डेली हमारे को नहीं करनी बल्कि बिजनेसमैन को करनी है। डेली अकाउंटिंग करता है, उसमें वो जर्नल बनाता है, लेजर बनाता है, वॉचर्स की एंट्री करता है और लास्ट में बैलेंस शीट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, उसको अपलोड करता है। और ये हमारा जो जितना भी काम होता है ये पास्ट डाटा के ऊपर निर्भर करता है। अब आती है बात कि बिजनेस फाइनेंस में हमारे को क्या चीज चाहिए होती है। बिजनेस फाइनेंस में हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर चाहिए, एग्जिस्टिंग नंबर कि आज की डेट में उसके क्या नंबर्स हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है उसकी। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्यों जरूरत होती है कि जब भी हम कोई एडवांस करते हैं तो हमारे को फ्यूचर प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है कि कंपनी का एम क्या है, कंपनी कहां तक जाना चाहती है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, कंपनी आगे अपनी सेल कितनी करना चाहती है। जब तक हमारे पास पर्टिकुलर डाटा नहीं होंगे तब तक हम आगे कोई एडवांस नहीं कर पाएंगे, कुछ हमारे को पिक्चर क्लियर नहीं होती है। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस किया जाता है पास्ट फिगर्स का फ्यूचर की फिगर के साथ एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किन चीजों का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस सारे का जो है हमारे को क्या करना पड़ता है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस देख के फिर हम आगे उसको फर्दर एडवांस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जब हमारे पास बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हमारे पास कोई भी चीज आती है तो उसमें हम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले उसमें हम रेशो एनालिसिस में जैसे कि आप कह लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गई, उसकी नेट प्रॉफिट रेशो हो गई, उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के उसकी अपना स्टॉक रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है, उसका बाकी की क्या बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो कितनी है। तो ये की पैरामीटर्स या TOL TNW कितना है वो हम सारा रेशो एनालिसिस में देखते हैं। और दूसरा रहता है फंड रेजिंग, कि फंड रेजिंग में उसका अपना फंड्स कितना लगा है और उसने उधार कितना ले रखा है, डेट उसका कितना है। और तीसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितनी है, क्या डे टू डे उसको कितना पैसा चाहिए और उसको वह कैसे मैनेज करेगा, कितना पैसा उसको चाहिए और कैसे वो उसको मैनेज करेगा। तो ये जो है उसकी चीजें हमारे को देखना पड़ती है। तो वेदर इट इज फाइनेंशियली फिजिबल, और उसकी फिर हम फिजिबिलिटी देखते हैं कि ये जो यूनिट लगा रहा है उसकी कोई फिजिबिलिटी है, फिजिबल है, मतलब कि वो अगर हम उसको एडवांस कर देंगे तो क्या वो वापस पैसा वापस आ भी जाएगा, वो कैसे आएगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये सीखा कि हमारे पास
अकाउंटिंग में और बिजनेस फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। बिजनेस फाइनेंस में हमारे को कौन कौन सी 4 चीजें देखनी होती हैं, वो है रेशियो एनालिसिस, फंड रेजिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फिजिबिलिटी। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। एक सेकंड दिया फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और व्हाट आर दे, वो है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई साथी बता सकता है कि क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एनीवन? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं हम, कोई बता सकता है? डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहोगे तो आपको चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कहेंगे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारी फंड फ्लो ये हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सिंपल एंड स्ट्रेट। ओके, चलिए बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जो होती है इसमें एसेट्स रहती हैं, लायबिलिटीज रहती हैं। ओके, इसमें क्या रहती हैं, एसेट्स रहती हैं, लायबिलिटीज रहती हैं। उसमें क्या करते हैं हम, एक साइड हमारी लायबिलिटीज है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी रहती है, जो राइट साइड है वो एसेट साइड रहती है। इसमें जो बैलेंस शीट में फिगर्स आती हैं वो एट ए पर्टिकुलर डेट आती हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रमोशन प्रोसेस में आता है उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैलेंस शीट है वो फॉर द ईयर एंडिंग बनती है या एज ऑन डेट बनती है। तो कोई साथी बता सकता है कि वो एज ऑन डेट बनती है या फॉर द ईयर एंडिंग बनती है? एनीवन? आप अनम्यूट होकर मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि आपको साथ साथ डेट करिए सर, एज ऑन डेट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो एज ऑन डेट बनती है क्योंकि इसको इस तरह से आप ले लीजिए, जैसे आपने कोई स्नैपशॉट लिया या आप कह लो कोई स्टिल पिक्चर ली, तो वो उसको हम बैलेंस शीट कहेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, मोस्टली ये 31 मार्च को बनती है, मोस्टली ये 31 मार्च को बनती है। अदरवाइज जब हमारे को रिक्वायर्ड होती है, आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, रिक्वायर्ड कैसे होती है? देखिए, हम जब कोई एडवांस करते हैं, तो हमारे को कितने तरह की बैलेंस शीट लेनी पड़ती है। एक तो हमारे को लेनी पड़ती है जो उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है। ऑडिटेड बैलेंस शीट 2 साल की, पिछले 2 साल की हम ऑडिटेड बैलेंस शीट लेते हैं। और कौन कौन सी बैलेंस शीट लेते हैं बता सकते हैं आप? मान लीजिए आपने 8 अगस्त को कोई लोन आपके पास प्रपोजल आया, तो आप कौन कौन सी बैलेंस शीट मांगेंगे? 8 अगस्त 2022 को आपको एक प्रपोजल आया कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करने के लिए, तो आप कौन कौन सी बैलेंस शीट मांगेंगे? एक तो आप पिछले 2 साल की मांगेंगे, कौन सी 2020-21, 2021-22, इसकी तो ऑडिटेड मांग लेंगे आप, 2 साल की ऑडिटेड हो गई। और एक आप मांगेंगे 31 जुलाई तक की, 31 जुलाई तक की बैलेंस शीट मांगेंगे। उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट सर, नॉन ऑडिटेबल बैलेंस शीट, नॉन ऑडिटेबल, अनऑडिटेड। और एक है सर वर्ड हो सकते हैं, प्रोविजनल बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं प्रोविजनल, प्रोविजनल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल, मेरी बात समझ रख ली आपको? प्रोविजनल बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। और जो हम उसको बोलते हैं, हमारे को 31 मार्च 2023 की भी दो और 31 मार्च 2024 की भी दो, तो उसको क्या बोलोगे? एस्टिमेटेड एंड वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। तो 3 तरह की बैलेंस शीट आपको समझ लग गई, 3 तरह की बैलेंस शीट समझ लग गई आपको। जब आप कोई एडवांस करते हो तो आपको 2 साल पिछले लेते हो, 1 साल की आप जो प्रोविजनल लेते हो, और 1 साल की नहीं बल्कि जो जहां तक पीरियड चला है उसकी हम प्रोविजनल लेते हैं, और जो आगे वाले वक्त की लेते हैं उसको एस्टिमेटेड बोलते हैं। ओके, तो ये हम बैलेंस शीट्स लेते हैं,
उसको एनालिसिस करने के लिए। पास्ट वाली क्यों लेते हैं? पास्ट वाली इसलिए लेते हैं कि हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि पास्ट में उसने कैसे काम किया। Auditable. और फ्यूचर वाली क्यों लेते हैं? या उसने पास्ट में जो प्रोग्रेस करी है वही प्रोग्रेस क्या वो फ्यूचर में दिखा रहा है या उससे बहुत डबल ट्रिपल दिखा रहा है, वो भी हमें उसका परसेंटेज देखना पड़ता है। तब हम एनालिसिस करते हैं कि उसकी जो, अगर तो वो पुरानी फिगर्स से मैच कर रही है, मतलब कि जो पास्ट में किया वही फ्यूचर में कर रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसने इस बार उस फिगर्स को डबल कर दिया है, उसकी ग्रोथ को डबल कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया है, तब हमारा दिमाग जरूर उसमें क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो हमने इसने इतना इंक्रीज कर दिया तो क्यों कर दिया है। तो कई बार तो उनकी जस्टिफाइड वजह होती है, कई बार उसकी अनजस्टिफाइड होती है। अनजस्टिफाइड का मतलब उसने वैसे ही आपसे एक्स्ट्रा एडवांस लेने के लिए उस फिगर्स को ज्यादा परकुलेट करके दिखा दिया। लेकिन कई बार उसकी जेन्युइन वजह होती है। जैसे मेरे पास एक केस आया था जिसमें उसने मोर देन 100% बढ़ा दिया था। तो जो मैंने उसको पूछा कि आपकी सेल 100% कैसे बढ़ जाएगी, तो उसने बोला हमने एक और एक्स्ट्रा शोरूम ले लिया है, तो 50% हमारी इधर हो रही थी तो 50% हमारी और बढ़ जाएगी। तो हमने उसको 100% ना कह के 80% तक उसकी इंक्रीज लेके आगे फर्दर एडवांस कर दिया। तो कहने का मतलब है कि हमें सब चीजों का इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको पता चलेगा कि हमारे को जो बैलेंस शीटें हैं उसका हमारे लिए क्या महत्व है। आज की डेट में साथियों एडवांसेस जो करने हैं हमारे को बड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि एक बार हमारे से गलती होगी तो बाद में हमारे को कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ परेशान कर सकता है। इसलिए हमारे को सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इस फिगर्स को कैसे हमारे को स्टडी करना है, तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, पहली तो बता दी बैलेंस शीट, दूसरी बता रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो फॉर द ईयर एंडिंग बनता है। जैसे कोई बता सकता है हमारे बैंक का कब कब बनता है? फॉर द ईयर एंड, बल्कि फॉर द हाफ ईयर एंडिंग बनता है। कौन कौन से हाफ ईयर एंडिंग में आता है? एक तो 30 सितंबर को बनता है और एक मार्च 31 को बनता है। ओके, जैसे आप अप्रैल 5 को आपके ऑडिटर आएंगे तो आप मेरे को ये बताइए, आप प्रॉफिट एंड लॉस कौन से वाला दिखाओगे? मार्च वाला दिखाओगे या सितंबर वाला दिखाओगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को? जी फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लीजिए आपकी ब्रांच का ऑडिट हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है और आपको कहा गया है कि आप ऑडिट करवाइए, तो आप अपने ऑडिटर को मार्च 23 वाला प्रॉफिट एंड लॉस दोगे या सितंबर 30 वाला दोगे? सितंबर हैं जी? सितंबर वाला देंगे सर। सितंबर का। और साथी ने बोला कौन सा? दोनों देंगे सर। दोनों देंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम ऑडिट करवा रहे हैं पूरे साल का, तो मैंने आपको बोला है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये हमारे को क्या करना पड़ता है? पूरे साल का ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर द ईयर एंडिंग है और ये बनता 2 बार है, 6 महीने में बनता है। एक बार तो हमारा 30 सितंबर को बना, एक बार बना 31 मार्च को। तो हम एक 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला और एक 1 अक्टूबर से 31 मार्च वाला, वो हम दोनों साथ में प्रोवाइड करते हैं। और बैलेंस शीट आप मेरे को बताइए वो कितनी प्रोवाइड करोगे? 2 प्रोवाइड करोगे या 1 प्रोवाइड करोगे? बैलेंस शीट तो एक ही देंगे ना सर? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कि हम जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च वाली देंगे, क्योंकि वो पूरे ईयर की है, वो एज ऑन डेट है। लेकिन जो P&L है वो फॉर द ईयर एंडिंग है, वो मतलब कि एक डेट से शुरू होके लास्ट डेट तक जाता है, 31 मार्च तक जाता है। ओके, यहां तक आपको पोजीशन क्लियर हो गई है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत मैं कहूंगा कि भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ आज मेरे को सेशन लेने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे ही अपना बनाए रखेंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी रहेगी। चलिए,
बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट क्या है? बेसिस ऑफ बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट का बेसिस क्या है? एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एंटरप्राइजेज एंड एंटरप्रेन्योर आर डिफरेंट एंटिटीज। ये मैं बता रहा हूं कि एक जो प्रोप्राइटर है, मान लीजिए एक प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगाया, तो उसकी एसेट हुई या लायबिलिटी हुई? कोई साथी बता सकता है कि हमने एक प्रोप्राइटर ने, एक जो बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा? सर लाइबिलिटीज हो जाएगा सर। सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक और कंटिन्यू करना चाहता हूं आपके साथ। एक क्वेश्चन का और मुझे चाहिए जवाब। ये लायबिलिटी कैसे बना? प्रोप्राइटर ने तो पैसा लगाया, एट द एंड जब वो अपना पूरा बिजनेस पैसा कहीं तो अपना पैसा अलग रखेगा। हाँ, एक साथी और बोल रहे हैं, एक साथी और बता रहे थे। क्योंकि वो कैपिटल कहीं से लगाया सर, तो फिर उसे वापस करना भी तो होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता था, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो मैं ये बताना चाहता था, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकाउंट्स किसके बनते हैं? बिजनेस के बनते हैं, और बिजनेसमैन ने उसमें पैसा लगाया है। ध्यान से समझिए बात को। बिजनेस जो है और बिजनेसमैन, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। जो पहले वाला पॉइंट है वो यही मैं कह रहा हूं आपको। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, 1 लाख रुपया लगा रहा है। अकाउंट्स किसके बनते हैं? बिजनेस के बनते हैं। अकाउंट्स किसके बनते हैं? बिजनेस के बनते हैं। बिजनेसमैन उसमें पैसा लगाता है, और जब बिजनेसमैन ने पैसा इसमें डाला, 1 लाख रुपया डाला, तो इसके बिजनेस ने क्या कहा? तूने मुझ में पैसा लगाया है, तुम्हारा पैसा मैं वापस करूंगा। तो इसका मतलब बिजनेस के लिए बिजनेसमैन का पैसा हो गया लायबिलिटी, इसलिए वो लायबिलिटी साइड आता है। समझ गए बात? वेरी गुड। अच्छा, चलो, तो पहला तो यही था कि एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एंटरप्राइजेस एंड एन एंटरप्रेन्योर आर डिफरेंट एंटिटीज। ये आपको समझ लग गई। दूसरा, अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डेबिट। आप जब भी कोई एंट्री करते हो, बैंक में भी यही करते हो, उसका क्रेडिट डेबिट पूरा करके करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको समझ है। तीसरा है, एसेट्स आर थिंग्स ओन्ड बाय द कंसर्न एंड और अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड और पेड इन एडवांस। एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? जो पैसा हमने रिसीव करना है, टू बी रिसीव्ड, और पेड इन एडवांस। टू बी रिसीव जो हमने लोगों से पैसा लेना है, और जो हमने एडवांस में पे किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे वो हमारी एसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, या इंश्योरेंस प्रीपेड बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी क्या है? कोई साथी बता सकता है? इंश्योरेंस प्रीपेड, क्योंकि हमने यही लिखा है कि एसेट्स आर थिंग्स ओन्ड बाय कंसर्न एंड और अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड और पेड इन एडवांस। जो हमने पेड इन एडवांस किया है, प्रीपेड किया है, वो हमारी एसेट है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। लायबिलिटीज आर ड्यूज टू बी पेड बैक, जिनको हमने देना है वो हमारी लायबिलिटीज है। जैसे मैंने बताया कि बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई, तो वो उसकी लायबिलिटी है। ओके, चलिए, उसके बाद है ऑल क्रेडिट बैलेंसेस आर लायबिलिटीज। जितने भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो लायबिलिटी साइड आते हैं, जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं वो एसेट साइड आते हैं। वो उस कंसेप्ट को छोड़िए, अभी हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की अभी बात नहीं कर रहे। ओके, और उसके बाद है हमारे पास ऑल डेबिट, क्या है लिखा हुआ यार, एक बीच में जे आता है, इसको कैसे कवर करें? तो ऑल डेबिट बैलेंसेस क्या कहाँ आएंगे? एसेट साइड आएंगे। तो नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज कैसी दिखाई देती हैं। लेकिन इससे भी पहले एक मैं आपको सीएमए डाटा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आपको सिर्फ ना चीजों का पता होना चाहिए, उसके बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में आपको जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको इतना प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए सीएमए डाटा है क्या, आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस शीट है क्या, आपको ये पता होना चाहिए एसेट्स किस साइड आनी है, आपको ये पता होना चाहिए लायबिलिटीज किस साइड आनी है।
कौन कौन सी चीजें एसेट्स हैं, कौन कौन सी चीजें लाइबिलिटीज हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा ज्ञान देने वाले हैं। चलिए साथियों, सीएमए डाटा का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो उसका सीएमए डाटा का क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डाटा, ठीक है, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डाटा, क्या बोलेंगे, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, सीएमए, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसको क्यों लाया गया। तो टंडन एंड कोर कमेटी जो गाइडलाइंस थी सीएमए डाटा, उसने 1974 को ये गाइडलाइंस दी थी। इसमें उसने क्या कहा था कि पीरियोडिसिटी के प्रत्येक जो भी आप लोन करते हो, जो भी एडवांस करते हो, उसकी पीरियोडिसिटी क्या रखी है, लास्ट 2 years एक्चुअल ऑडिटेड, करंट ईयर प्रोविजनल, एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फॉर टर्म लोन। अब आपको समझ लग गया जो मैंने पहले समझाया था कि पीरियोडिसिटी क्या रखनी है। कहता 2 साल की एक्चुअल या ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, करंट ईयर की सीवाई मतलब करंट ईयर की कौन सी चाहिए, प्रोविजनल, और एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आपको ये लाइन सारी क्लियर है सबको? अगर नहीं समझ आई तो दोबारा समझ सकते हो। ऊपर से तीसरी लाइन को मैंने पढ़ा है, यहां से पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी में लास्ट सबको पीपीटी दिखाई दे रही है, उसमें यहाँ पे पीरियोडिसिटी लिखा है, उस चीज को समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 2 years एक्चुअल या ऑडिट चाहिए, करंट ईयर का प्रोविजनल एस्टिमेटेड चाहिए, और प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर चाहिए। ये आपको समझ लग गया तो हम आगे चलें। क्लियर कि जब भी हमने जे टंडन कमेटी की गाइडलाइंस है कि 1974 में दी थी, वो ही चल रही हैं अभी तक। ओके, तो चलिए उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिटेड बाय आवर बोरोअर्स इज रिक्लासिफाइड बाय अस इन सीएमए फॉर्मेट। ओके, जो भी हमारे को बिजनेसमैन डाटा देता है उसको हम सीएमए डाटा में कन्वर्ट करते हैं, सीएमए फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो बन के आता है, वो बिजनेसमैन की हमारे प्रति आप समझ लीजिए कि भी दयालुता है कि वो हमारे को सीएमए डाटा बना के देता है, अदरवाइज वो सीएमए डाटा हमारे को ही बनाना होता है। ओके, क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो उसने मैनिपुलेशन कर रखी है, बिजनेसमैन ने मैनिपुलेशन कर रखी होती है हर एक डाटा में, और अगर हमारे को ये डाटा स्टडी नहीं करना आता तो वो हमारे को लूट के ले जा सकता है। तो इस क्योंकि वो तकरीबन सीए से बनवाता है, और सीए मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिजनेसमैन उसको बोलता है उसी के हिसाब से अपनी फिगर्स को मैनिपुलेट कर देता है, जो कि हमारे को दिखाई नहीं दे पड़ती कई बार। तो इसलिए जब कभी आपके पास सीएमए डाटा बना बनाया भी आए, तब भी आपने उसकी स्टडी करनी है, तब भी आपने ये देखना है कहीं सीए ने तो इधर उधर फिगरें नहीं कर दी, क्योंकि ये सारा फिगर्स का खेल है। अगर हमारे को फिगर्स नहीं सही तरीके से देख पाए तो हमारे को गलती लग सकती है। ओके, फॉर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एंड टू एनालाइज फाइनेंशियल पोजीशन बैंकर्स रीस्ट्रक्चर दीज स्टेटमेंट्स, जितनी भी वो स्टेटमेंट्स देता है उसको हम रीस्ट्रक्चर करके देखते हैं। दिस फैसिलिटेट्स वर्किंग आउट वेरियस रेशियोज, उससे हम बहुत सारी रेशियो निकालते हैं। बिल्ड फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी वो डाटा देता है उसको हम क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, अपने हिसाब से रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो उसको रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, अब उसके बारे में आपको बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आपके आने वाले जीवन में ये बहुत काम आने वाली है। ओके, चलिए, तो सीएमए डाटा के मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, जिसमें आपको बताया कि टंडन एंड कोर कमेटी गाइडलाइंस 1974 की है। सीएमए इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, इसमें पीरियोडिसिटी आपको पहले बता दी है। तो ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस करके हैं वही है। ओके, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसी की एसेट और लायबिलिटीज जो हैं आपके सामने आ चुकी हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो है हमेशा लेफ्ट साइड होंगी। सीधा आप ऐसा नोट कर लीजिए, जैसे लायबिलिटी का फर्स्ट जो अल्फाबेट है एल है, तो एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में लायबिलिटीज रहेंगी, एसेट्स जो है वो राइट साइड रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। तो लायबिलिटीज की बात जब मैं करता हूँ तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको नेट वर्थ दिया है। इससे पहले कि मैं आपको ये चीज दिखाऊं, एक छोटी सी चीज आप और देख लीजिए।
हाँ, एक मैंने आपके साथ पीपीटी की जगह पे एक वर्ड फाइल शेयर करी है, दिखाई दे रही है सबको। लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, उसमें भी एसेट्स लिखा हुआ है। इसके कुछ जितने भी इसके हेड हैं मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं हेड्स में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो आप सभी को दिखाई दे रही है ये वर्ड फाइल? यस सर। हाँ, हाँ ओके। सर, दिखाई दे रही है सर। हाँ, तो साथियों यस सर। सबसे पहले लायबिलिटी साइड को देखेंगे। लायबिलिटी साइड में आपके पास आ रहा है लायबिलिटीज टुवर्ड्स प्रमोटर्स, दैट इज नेट वर्थ इक्विटी। नेट वर्थ और इक्विटी का मतलब आप समझ गए हो कि जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। मान लीजिए मैं एक बल्कि 1% जिसको बोलते हैं प्रोपराइटर, मैं प्रोपराइटर हूं और मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाया, तो मैं बोलूंगा कि ये मैं क्या हूं, प्रोपराइटर हूं, मेरी कैपिटल हो गई। ओके। दूसरा है कि प्रमोटर्स फंड्स लगाते हैं। प्रमोटर कैसे पैसा लगाते हैं? जब कोई कंपनी नई शुरू होती है तो प्रमोटर अपने से कुछ पैसा लगाते हैं और उसके बाद वो अपना जो कैपिटल है वो फ्लोट करते हैं पब्लिक में, जिसको हम बोलते हैं वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल आती है, पेड अप कैपिटल आती है। कोई बता सकता है ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? सर फुल लाइफ टाइम में जितनी कैपिटल मतलब उन्होंने लगानी है एक बिजनेस में। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन का जवाब दिया आपने। तो जो कंपनी, जो भी कोई कंपनी जो होती है उसने, देखिए जो मैं प्रोपराइटर था, मैंने अपने से पैसा लगा लिया। मैं अगर मेरे 4 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर पैसा लगाएंगे। ऐसे ही अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसमें पार्टनर्स लगाएंगे। ऐसे ही जब कंपनी करती है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसमें पैसा कौन लगाए? तो उसमें क्या करते हैं, हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में फ्लोट करते हैं। जैसे कोई भी हमने जब कंपनी चलानी है तो उसके लिए जो पैसा है वो, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से कंपनी के पास कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन उसका एक प्रमोटर होता है। मान लीजिए मैंने कंपनी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, 7 लोगों को पहले इकट्ठा करूंगा, 7 लोगों को इकट्ठा करके वो प्रमोटर हो गए। अब वो क्या करेंगे, उनकी इतनी रेपुटेशन है कि जब वो मार्केट में फ्लोट करते हैं, प्रोस्पेक्टस फ्लोट करते हैं कि हम ये कंपनी बना रहे हैं, इसके लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो आप हमारे से शेयर खरीद लो। तो अगर तो मेरी रेपुटेशन अच्छी है, मैं अडानी जैसा हूं या मैं मुकेश अंबानी जैसा हूं, तो जैसे ही मेरा पब्लिक इशू आएगा तो तुरंत लोग जो है उसमें अप्लाई करेंगे और उस पैसे और हमारे से शेयर परचेज कर लेंगे। ओके। तो मान लीजिए एक कंपनी ने ये सोचा कि 1 लाख करोड़ का मैं टोटल लाइफ में कैपिटल इशू करूंगा, तो इसका मतलब हो गया वो उसकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। और मान लीजिए आज वो कंपनी ने फ्लोट करने जा रही है, मार्केट में फ्लोट करने जा रही है, तो 40,000 करोड़ का उसने इशू किया, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसने जो है पेड कैपिटल, जो उसने लोगों को दिया, इसको बोल देते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्रिप्शन के लिए दिया। लेकिन लोगों ने मान लीजिए कि 39,000 करोड़ का पैसा भेजा, 1,000 करोड़ का पैसा नहीं आया, तो 39,000 करोड़ क्या हो जाएगी, पेड अप कैपिटल। ओके। तो यहाँ पे जो डिस्कस होती है वो पेड अप कैपिटल होती है ना, ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट में शो होती है। सिर्फ उसको इतना ही दिखाया जाता है कि टोटल इसकी ऑथोराइज कैपिटल इतनी है, लेकिन मेन कॉलम में जाती है पेड अप कैपिटल। ओके, इस बात को समझ लग गई कि ऑथोराइज कैपिटल सिर्फ शो करने के लिए रखी जाती है, लेकिन जो पेड अप कैपिटल है वो बैलेंस शीट के मेन कॉलम में जाती है, उसी को कैपिटल माना जाता है। यहां बता सकता है कोई कि कैपिटल किसको माना जाता है, इक्विटी किसको माना जाता है? एनीवन? जो पैसा हमने ऑथोराइज सोचा है वो वाला दिखाएंगे या पेड अप जो हमारे पास रिसीव हो गया उसको दिखाएंगे? बैलेंस शीट में कौन सा पैसा दिखाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो आप? के सर जो पेड अप कैपिटल जो है, जो पेड अप कैपिटल है वो दिखाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। जो पेड अप कैपिटल है उसको हम जहां दिखाएंगे। ओके। उसके बाद आ जाता है रिजर्व्स। रिजर्व में जनरल रिजर्व होते हैं। एक तो जनरल रिजर्व कौन से होते हैं? जब हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा संभाल के रखते रहते हैं और क्या करते हैं,
उसको आने वाले टाइम में कि भाई हम इसका यूज अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या बिजनेस में कहीं कल लॉसेस ना हो जाए, उसके लिए हम संभाल के रखते हैं। ओके, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो रिजर्व्स होते हैं, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो उस समय हमारे को अगर मेन देखना होता है, वो यही देखना होता है कि कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं। एक कंपनी थी, आपने सिम्फनी नाम सुना होगा, सिम्फनी नाम की कंपनी, उसने क्या किया, 10 रुपए का शेयर इशू किया था, 10 रुपीज का शेयर इशू किया दोस्तों, लेकिन उसने 20 साल तक अपने रिजर्व्स इकट्ठे करता चला गया, रिजर्व्स जितने भी थे इकट्ठे करता चला गया, लेकिन उसका शेयर की वैल्यू 20 साल तक सिर्फ कितनी रही, 14 रुपए, 15 रुपीज, 14 रुपीज ऐसे रही। लेकिन एकदम से उसने शेयर का रेट बढ़ाया, तो आप अंदाजा लगाओ कितना हो गया होगा, कोई बता सकता है अंदाजा कितना हो गया होगा? कोई एक आप फिगर वैसे बोल सकते हो। 10 गुना। 10 गुना नहीं, 2200 रुपए का रेट हो गया, 2200। जब वो बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उसने वो रिजर्व संभाल के रखे हुए थे, शेयर को बढ़ाया ही नहीं, शेयर के रेट को बढ़ाया ही नहीं। जब उसने देखा कि अब मेरे पास बहुत सारे रिजर्व्स हो गए हैं, मेरा बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, तो उसने एकदम से उस शेयर को उठा दिया। क्लियर? तो ऐसे जो रिजर्व्स की करामात इतनी जबरदस्त होती है, जो रिजर्व्स होते हैं, जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करते हो तो ये देखिए उसने रिजर्व्स कितने रखे हुए हैं। अगर उसके पास ज्यादा रिजर्व्स हैं तो हम जब एडवांस करेंगे तो हमारा पैसा टोटल सिक्योर होएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, तो साथियों, रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व जो होता है जब हम कोई शेयर प्रीमियम पर इशू करते हैं, जो प्रीमियम अमाउंट होती है उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व जब हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन करवाते हैं, तो उसमें अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हम रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। ओके, तो अदर रिजर्व्स हैं। तो साथियों, ये हमारे पास जो है सबसे पहले आइटम आ गई नेट वर्थ की, कि नेट वर्थ में हम किस किस चीज को लेते हैं। तो क्या आ गई, एक तो कैपिटल आ गई, एक रिजर्व्स हो गए, जितने टाइप के रिजर्व्स हो गए वो सारे इसमें ऐड हो जाते हैं। ओके, तो उसको हम नेट वर्थ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेट वर्थ बोल देते हैं। सेकंड जो है हमारी, वो हमारा है दूसरा आता है पॉइंट हमारा लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स में लायबिलिटी कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जैसे टर्म लोन हो गए बैंक के या इंस्टीट्यूशन के, डिवेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। ये सारी जो है हमारी क्या है? लायबिलिटीज हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स में माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गई, करंट लायबिलिटीज, बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हो गई, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट हो गई, ओडी लिमिट हो गई, कोई बिल्स एक्सपोर्ट क्रेडिट की लिमिट हो गई, कोई सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन लोन्स हो गए, एक्सपेंसेस पेएबल हो गए, प्रोविजन अगेंस्ट वेरियस आइटम्स हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज हो गई। ये सारी की सारी जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाती है। अब आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर पे ऑफ हो जाती हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, और जो 1 साल से ऊपर के पीरियड की होती हैं उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में काउंट करते हैं। तो इसकी जो लायबिलिटी साइड में सीएमए डाटा के हिसाब से हमारी सिर्फ 3 पॉइंट आ गए। एक तो हो गया नेटवर्थ, एक हो गया टर्म लायबिलिटी, एक हो गया शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ओके, यहाँ क्लियर होता है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में हमारे पास एक तो फिक्स एसेट्स आ जाएंगी। फिक्स एसेट्स में कौन सी हो जाती हैं? जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कोई कार खरीदी, एनी एसेट जो हमने मतलब कि अपने बिजनेस के वो बढ़ाने के लिए कोई फिक्स एसेट खरीदी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद दूसरी आइटम आ जाती है हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर इन शेयर्स सिक्योरिटीज। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में कोई शेयर्स में पैसा लगा दिया या किसी सिक्योरिटी में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म नेचर हो गया। जहाँ किसी सिस्टर कंसर्न में पैसा लगा दिया, या ओल्ड स्टॉक्स हमारे पास पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है लेकिन वो बिक ही नहीं रहा,
2 साल से उसके ऊपर मिट्टी पड़ रही है, ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन हमारा जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, करंट एसेट में शो कर रहा है। तो उसको करंट एसेट में शो नहीं करने देना, उसको बोलना है भाई इसको अब नॉन करंट एसेट में ले जाओ, क्योंकि अगर वो करंट एसेट में शो करेगा तो हमारे से वर्किंग कैपिटल ले जाएगा, तो उसको हमारे को इधर डालना पड़ता है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, अदर मिसलेनियस एसेट्स विच आर करंट और फिक्स एसेट्स, जो कि ना तो करंट है ना फिक्स है, वो कहाँ आ जाएगा, एनसीए में आ जाएगा। सिक्योरिटी, जैसे हमने बिजली बोर्ड में कोई पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट किया कनेक्शन लेने के लिए, तो वो भी हमारा नॉन करंट एसेट आ जाएगा। इसके बाद हमारी आ जाती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में दोस्तों आप बड़े इस चीज के में जानकार हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, फिर मार्केटेबल कोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बुक डेट और बैड डेट में डिफरेंस है, ध्यान रखना। कई बार बुक डेट और बैड डेट को हम सेम समझ लेते हैं। बुक डेट का मतलब होता है डेटर्स, बुक डेट का मतलब होता है डेटर्स। तो डेटर्स है, बुक डेट कह लो, संडी डेटर कह लो, बिल्स रिसीवेबल कह लो, वन एंड दी सेम थिंग। ओके, तो इसमें आपने कोई डिस्प्यूट नहीं रखना। वहां पे वो बोल देता है तो हमारा वहां पे चक्कर खा जाते हैं, तो गलती कर जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग अप टू 180 दिन तक है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री सच एज रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स मेंट फॉर कंजम्पशन, कुछ भी है वो यहाँ आ जाएगा। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस रिकवरेबल विद इन 12 मंथ्स है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों इनटेंजिबल एसेट्स लास्ट में आ जाता है हमारा, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, वो मोस्टली तो ये कहा जाता है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसमें कौन सी आ जाती है, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑन और गुडविल, है ना, उसका जहाँ लॉस कह लो, लॉस अकाउंट जो है, पार्डन, कॉपीराइट, हाँ कॉपीराइट, यस कॉपीराइट बिल्कुल सही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये बहुत पूछता है वो क्वेश्चन कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से हेड में आएगा, तो आपने इंटेंजिबल एसेट में बोलना है। कोई बता सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, व्हाई दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स? बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आप अपनी सीट बुक कर लो। ओके, पक्का पक्का बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड नॉलेज, शाबाश, बिल्कुल सही है। कॉमर्स स्टूडेंट हैं सर, इसलिए। वेरी गुड, शाबाश। कॉमर्स वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इंजीनियरिंग वालों को थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम आती है, ये सही बात है। तो मैं ये बोल रहा था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिल्कुल सही बताया। जब कंपनी स्टार्ट होनी होती है तो उससे पहले कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करना है या कंपनी में कोई और एक्सपेंसेस है, तो वो इतना बल्क में एक्सपेंसेस होता है कि अगर वो पहले ही साल कंपनी में डाल दें वो सारे का सारा खर्चा, तो वो क्या होता है, उससे कंपनी लॉस में जा सकती है। तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंटेंजिबल एसेट में दिखाते हैं, ताकि वो इसको ईयर बाय ईयर इसको धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। मान लीजिए कि उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इसको 10 साल में राइट ऑफ कर देंगे, तो हर साल में इसमें से कुछ पैसा निकाल के P&L को डेबिट कर दिया करेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब ये बैलेंस शीट बनेगी तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंटेंजिबल एसेट्स है। तो साथियों सीएमए डाटा का बड़ा क्लियर हो गया आपको फंडा। आई एम वेरी हैप्पी कि भी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब हम फिर से चलते हैं अपने वही पॉइंट पे जहां से हम रुके थे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे पास 3 लायबिलिटीज और 4 एसेट्स, ओके, 3 लायबिलिटीज और 4 एसेट्स ये हमारे पास हैं। 3 लायबिलिटीज कौन कौन सी हो गई, एक तो नेट वर्थ हो गई, दूसरी टर्म लायबिलिटी और तीसरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ओके। और इधर एसेट्स में एक फिक्स एसेट्स हो गई, दूसरी नॉन करंट एसेट्स हो गई, तीसरी करंट एसेट्स हो गई और चौथी इंटेंजिबल एसेट हो गई, ओके। तो जब भी कभी सीएमए डाटा बनेगा तो 3 लायबिलिटीज बनेगी, 4 हमारी क्या बनेंगी, एसेट्स बनेंगी। बस इस 3 और 4 की ब्रैकेट को याद रखना, उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसान हो जाएगी। अब हम आपको समझाते हैं जो मेन चीज समझने वाली, ओके। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि नेट वर्थ जो है आपके पास है लायबिलिटी साइड पे, टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। इधर नेट फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट
एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। जो नेट वर्थ है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स। ये जो लायबिलिटी साइड है इसका दूसरा नाम सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स, SOURCE, सोर्स। और जो एसेट साइड है उसको बोलते हैं यूजेस। क्या बोलते हैं? यूजेस, USES, यूजेस। तो यूजेस जो है वो क्या है? एसेट साइड। और लॉन्ग टर्म ये जो सोर्सेज है वो क्या है? लायबिलिटी साइड। सोर्स लायबिलिटी साइड क्यों है? कोई बता सकता है कि लायबिलिटी साइड सोर्स क्यों है? व्हाई इट इज सोर्स? सर क्योंकि हमने कहीं से लिया होता है और उनको वापस करना होता है। बिल्कुल, वेरी नाइस। कि जितना भी पैसा जो आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है वो हमारे को लायबिलिटी साइड से आ रहा है। अगर किसी ने कोई पैसा लगाया, अगर किसी ने कोई इक्विटी परचेज की, कोई रिजर्व आया, कोई टर्म लोन लिया, कोई फ्रेंड्स ने लोन दिया, कोई क्रेडिटर्स ने हमें पैसा दिया, वो क्या है? वो सारे सोर्स हैं हमारे। और इधर यूजेस क्यों है? यूजेस इसलिए हैं क्योंकि इधर से हम सारा खर्चा ही कर रहे हैं। जैसे कोई एसेट परचेज करी, फिक्स एसेट परचेज करी, कोई नॉन करंट एसेट परचेज करी, कहीं इन्वेस्टमेंट करी, कहीं कोई कैश है या कोई स्टॉक है, कुछ भी है, वो सारा हमारा क्या है? यूजेस है। अब जहां पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज को बोलेंगे हम LTS, और शॉर्ट और जो लॉन्ग टर्म यूजेस है उसको बोलेंगे LTU। लॉन्ग टर्म सोर्स को बोलेंगे LTU और इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स को बोलेंगे LTS और यूजेस को बोलेंगे LTU। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं वो हमारे दो रहेंगे, एक तो रहेगा नेटवर्थ, एक रहेगा टर्म लायबिलिटी। ओके। और जो हमारे सोर्स रहेंगे, जो हमारे यूजेस रहेंगे, वो हमारे तीन रहेंगे। एक तो रहेगा नेट फिक्स एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट और तीसरा इनटेंजिबल एसेट। ये सारे हमारे LTU। ठीक है। LTS और LTU हमारे को समझ लग गया। अब हमारी बात आती है शॉर्ट टर्म यूजेस और शॉर्ट टर्म क्या? सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज हमारा कौन सा रहेगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। उसमें कौन कौन सी बताई थी? अपना सिंडिकेटर, कोई आउटस्टैंड, कोई और हमारे पास कोई हमने कोई लोन लिया है, CC लिमिट ली है, वो सारा जो है वो सारा हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यूजेस। शॉर्ट टर्म यूजेस में क्या क्या आ जाएगा? जो हमारी करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या है? कैश है, डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, स्टॉक है, ये सारा कुछ हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म यूजेस में। अगर हमने ये कहना हो कि हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो कोई बता सकता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? यस, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करंट एसेट इक्वल टू हमारी क्या है? टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल हो तो वो किसके बराबर होती है? कोई साथी? नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? सर करंट एसेट में करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो नेट वर्किंग। बहुत अच्छे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब कि अगर यहाँ पे F माइनस C कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल। और अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो कोई बता सकता है कितनी है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? एनीवन? 120। 120, बहुत अच्छे, शाबाश। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल पूछूं तो 20। 120 माइनस 120। साथियों 100 सर। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से कम होनी चाहिए जब आप एडवांस कर रहे हो। और अगर आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा है तो आप इसको वर्किंग कैपिटल एडवांस नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? जब आपके पास मान लो करंट लायबिलिटी 120 होती और इधर करंट एसेट 100 होती, तो क्या आप उसको वर्किंग कैपिटल दे सकते हो? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा काफी है, तो हम उसको क्यों देंगे?
मेरी बात को समझ रहे हो? प्रैक्टिकलिटी में आओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप इस चीज को समझोगे तो फिर आपको जो रूटीन में हम गलतियां करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कि जब हमारी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा है तो इसका मतलब हमने उसको वर्किंग कैपिटल एडवांस नहीं करना, क्योंकि उसके पास करंट में बेसिकली उसको क्या करना है, उसको एसटीएस को एसटीयू से मैच करना है। और अगर उसने करंट लायबिलिटीज में रख के पैसा इधर हमारे से ले लिया तो उसने वो पैसा डाइवर्ट कहाँ कर दिया, उसने वो पैसा कहाँ लगा दिया, इसका मतलब यूजेज में लगा दिया, लॉन्ग टर्म यूजेज में लगा दिया। लॉन्ग टर्म यूजेज में शॉर्ट टर्म का पैसा अगर लॉन्ग टर्म यूजेज में लगा देगा, कोई प्लॉट वगैरह परचेज कर लेगा उसका, तो हमारे को तो नुकसान हो जाएगा। हमने उसको जो वर्किंग कैपिटल लिमिट देते हैं उसका डेली का बिजनेस चलाने के लिए देते हैं, और अगर उसने उसमें से पैसा निकाल के कहीं डाइवर्ट कर दिया, कोई घर ले लिया, कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका बिजनेस तो बैठ ही जाएगा। तो वो डाइवर्शन ना हो, इसलिए हम लोग ये एडवांस, अगर करंट लायबिलिटी उसकी ज्यादा है तो उसको करंट एसेट्स का एडवांस देने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हो चुका है हमारा, इसको हम ज्यादा नहीं अब खींचेंगे। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमने आपको बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब आप धीरे धीरे भागेंगे क्योंकि ये हमारा हो गया। ये मैंने फंडा आपको ऑलरेडी बता दिया कि तीन चीजें आपको बता दी हैं कि इधर एक टेंजिबल नेटवर्थ, इधर नेट फिक्स एसेट, इधर टर्म लायबिलिटी और इधर नॉन करंट एसेट्स, और इधर करंट लायबिलिटी और इधर करंट एसेट। तीन इधर गोली, तीन उधर गोली, ठीक है। चौथी गोली जो है आपको बताई है इंटेंजिबल एसेट की, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। चलिए अब आपको याद रहेगी बैलेंस शीट, लाओ बैलेंस शीट याद रहेगा। तो जो एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो ये होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर की कैपिटल, सिंपल, ठीक है। इसको चलते हैं आगे। साथियों आउट फंड्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आपको आता है, आउट फंड्स क्या होते हैं? विच आर आउट फंड्स? कैपिटल सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब आपका। A funds that belongs to the business, funds that have been contributed by the businessman, also called as owner's equity net worth, बहुत अच्छे। Which are borrowed funds? So जो टर्म लायबिलिटी है वो हमारी borrowed funds हैं, और जो एक साल तक के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए वो टर्म लायबिलिटी है, और जो एक साल से नीचे के लिए वो करंट लायबिलिटी है, लेकिन वो भी borrowed funds हैं। ओके, चलिए अब चलते जाते हैं, जल्दी से चलते हैं क्योंकि समय की सीमा भी समाप्त हो जानी है। Uses which are utilized for creation of asset which will be in use for the business are over a long period of time called as fixed asset, ये आपको पता है। अब ये फिक्स एसेट्स हो गई, ठीक है, कार परचेज की तो फिक्स एसेट है। Uses which will be used within a period year called as current assets, और which are utilized activities not business or are blocked assets are called non current assets। जो ब्लॉक्ड एसेट्स हैं उसको नॉन करंट एसेट बोल दिया, करंट एसेट्स जो आपको डेली यूज की हो गई, और फिक्स एसेट जो फॉर एवर के लिए, ये हमने बात कर ली है। हाउ अबाउट लॉस, एसेट या लायबिलिटी, कोई बता सकता है? हाउ अबाउट लॉस, एसेट या लायबिलिटी? एनीवन? लॉस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा तो लॉस होगा सर। नहीं, वर्किंग कैपिटल की बात ही नहीं है। और लॉस जो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो गया, वहां पे लॉस आ गया, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया। लायबिलिटी assets loss होगा, Liability. assets एसेट, बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशंस एसेट वाले, कांग्रेचुलेशन, यू हैव जस्ट क्रिएटेड एन एसेट, ठीक है, वेरी गुड। लॉस जो होता है वो एसेट होता है, ये क्वेश्चन आपको आना है, इसको ध्यान में रखिए कि भाई वो बोलता है कि लॉस जो है बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा, तो एसेट साइड आएगा। ओके, चलिए एक्चुअली सर ये ऐसे याद किया जा सकता है, आपने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो एसेट्स होती हैं हमारे डेबिट सारी, हाँ तो इस तरह से हाँ इसको बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, डेबिट, हाँ वो भी कर सकते हैं, सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रॉफिट इज ए सोर्स एंड लॉस इज ए यूज, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। वो पूछ लेता है कि बार लॉस यूज है कि सोर्स है, ये पूछ लेता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉस क्या है?
यूज है, ठीक है। यूज जो होता है वो एसेट साइड पे आना है, और प्रॉफिट क्या है, सोर्स है, तो वो लायबिलिटी साइड पे हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इंटेंजिबल एसेट्स आपको बता दी गई है, फिर भी एक बार देख लो ताकि जिनको नहीं क्लियर हुई वो साथी मेरे देख सकते हैं। ए नॉन फिजिकल एसेट दैट हैज ए मल्टी पीरियड यूजफुल लाइफ, एग्जांपल्स पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड सॉफ्टवेयर, ये हम बात कर चुके हैं। सम इंटेंजिबल्स आर प्लेस्ड इन ए बैलेंस शीट एज मिसलेनियस एसेट्स, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बहुत पूछता है वो, उसको ध्यान रखना है, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट है। फाइनेंस एक्ट 2021 में गुडविल को एक्सप्लिसिटली रिमूव कर दिया है, ठीक है। उसको ऊपर डेप्रिसिएशन जो इंटेंजिबल एसेट्स का लगता था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान रखना। और कोई भी बिजनेस जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे जो एसेट्स के लिए उसने पैसा दिया है उसको शो कर सकता है, लेकिन अपने आप से क्रिएट गुडविल करके नहीं रख सकता, इसका भी ध्यान रखना है। ये 2021 में उसने किया है। TNW क्या होता है, TNW टोटल टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ सर। हाँ, टेंजिबल नेटवर्थ किसके बराबर होता है, शाबाश, ये क्वेश्चन आना है आपको। TNW क्या होता है, टेंजिबल नेटवर्थ क्या होता है, किसके बराबर लिखोगे? इक्विटी माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बात है यार, आपके लिए तालियां, रियली में बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी नाइस। तो टेंजिबल नेटवर्थ बिल्कुल सही है कि अगर जो नेट वर्थ है लायबिलिटी साइड में है उसमें से अगर हम इनटेंजिबल एसेट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजिबल नेटवर्थ। तो साथियों यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट जो है वो हमारा टेंजिबल नेटवर्थ है। शाबाश, बहुत अच्छे। सो नेटवर्थ इंटू 2.5 टाइम्स। देखिए नेटवर्थ निकालना कितना ध्यान से जरूरी है। मान लीजिए मैं नेटवर्थ इंटू 2.5 टाइम्स का मतलब ये है कि जब आप कोई एडवांस करने जा रहे हो तो इस से ऊपर एडवांस नहीं करना, या अगर आपका सर्कुलर कहता है कि इतने टाइम्स तक जा सकते हो तभी करना है, ओके। अगर आप 2.5 टाइम्स तक नेटवर्थ का जाते हो तो आप सिक्योर्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो ये है इनाम रखा हुआ है जो हमने गब्बर सिंह के ऊपर रखा है, तो इज नेट वर्थ इनटू 2.5 टाइम्स। तो इसका क्या क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। सो कैपिटल, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग्स टू लुक क्या है, दिस इज द फंड विच बिलोंग्स टू द बिजनेस, विल इंक्लूड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, शेयर कैपिटल, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारा कुछ उसमें होएगा। और बैंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है, इंश्योर बारो सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट बाय वे ऑफ फाउंड फंड, उसके अपने पैसे लगे होने चाहिए, और उसकी लीवरेज रेशो वॉच करनी है हमने, उसकी रेशोज देखनी है, TNW TOL देखनी है, और ATNW TOL देखनी है, ये रेशोज इंपॉर्टेंट है। और डेट इक्विटी रेशो, ये तीन रेशो तो पक्का निकाला ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर दीज कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपको मैंने बता दिया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम, है ना। रिजर्व्स क्या है, सरप्लस क्या है, ये आपको बता दिया है। करंट एसेट्स भी आपको बता दिया है, अदर करंट एसेट्स भी बता दिया है, ठीक है। चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑथराइज शेयर कैपिटल मैंने बता दिया है, पेड अप कैपिटल आपको बता दिया है, ठीक है। कोई बता सकता है कि पेड अप शेयर कैपिटल कौन सी है? अब यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, ये गिलास की एक एग्जांपल दी गई है, तो इसमें ये बताया गया है ऑथराइज कैपिटल क्या है। लाइक अगर हम कंटेनर देखें, गिलास को पूरा देखें, तो वो क्या है, ऑथराइज कैपिटल है। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कंपनी कैन इशू, एंड टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल शेयर होल्डर अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ फी टू द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। उसके बाद है पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल जितना उसको यूज किया, जितना पानी उसमें है, तो पेड अप कैपिटल इज लाइक वाटर इन द कंटेनर, इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज इशूड टू इट्स शेयर होल्डर, द कंपनी हैज द कैपेसिटी टू इशू मोर, ठीक है। चलिए, टोटल आउटसाइड लिबिलिटी क्या होती है, ये आपको बता दिया। कोई बता सकता है टोटल आउटसाइड लिबिलिटी किसके बराबर होगी? सर करंट लायबिलिटी एंड टोटल टर्म लायबिलिटी। टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी प्लस टर्म लायबिलिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, यही लिखा हुआ है। प्रायः धन जो है वो यही है कि करंट लायबिलिटी और
टर्म लायबिलिटी, इसको बोलेंगे पराया धन है, ठीक है। तो पराया धन जो है जिसका है उसको दे देंगे वापस, ये याद रखना है। पराया धन है टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो TOL बन गई, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बन गई, ठीक है। और TNW आपको समझाई है, तो अगर आपको TNW निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो डिवाइड करके। चलिए शाबाश। उसके बाद है, इसको छोड़ देते हैं, आप इंटेलिजेंट हो बहुत, सब सभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी आपको दो चार चीजें और समझानी है, वो मैं चाहता हूँ थोड़ा तेज कर दें आप। ये समझ लग गई आपको, सारी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी समझ लग गई है। बट आर द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होती हैं? यस फ्रेंड्स, एनीवन? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। Contingent और शाबाश, जो बैलेंस शीट के ऑफ में लिखी जाती है, जो बैलेंस शीट के ऑफ में, मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, वो कौन सी है? ऑफ बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट के अंदर आती हैं वो क्या है? देखिए, आइटम्स दैट डू नॉट अपीयर ऑन द मेन बैलेंस शीट बट आर देयर इन फुट नोट, जो है वो उसको ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लो जी, ये आ गया, दोनों का कंपैरिजन बता दिया, ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट। ऑन बैलेंस शीट में अपीयर्स ऑन बैलेंस शीट रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अफेक्ट्स द कैश फ्लो एग्जिस्टेंस ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शन। ऑफ बैलेंस शीट डज नॉट अपीयर ऑन बैलेंस शीट related the future or does not affect the cash flow and existence depends upon the future transaction। तो ये आपको आ जाता है क्वेश्चन, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ऑफ बैलेंस शीट पता नहीं होता। कहानी ये है कि बात कुछ छोटी सी होती है, जो अगर आपने सीख ली तो सीख ली, नहीं सीखी तो फिर रह जाएगी, ठीक है। शाबाश। फिक्स एसेट आपको पता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब सारी हमारी फिक्स एसेट्स हैं। इसको कैपेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेक्स। कैपेक्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको कैपेक्स बोलते हैं। और कोई बता सकता है ओपेक्स किसको बोलते हैं? कैपेक्स तो इसको बोल दिया, कैपेक्स तो इसको बोल दिया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। शाबाश, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स देख लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स जो आती हैं दोस्तों, तो हम घबरा जाते हैं वहां पे, पता नहीं यार कितनी डिफिकल्ट बैलेंस शीट आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता नहीं क्या पूछ लिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इनको सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? आर ए कंपनीज मेजर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है क्या? और ओपेक्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आर ए कंपनीज डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको ओपेक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको। तो कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स सिंपल चीजें हैं, अगर हम इसको ध्यान पूर्वक कर लेंगे तो हमारे को वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। करंट एसेट्स यू नो वेल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम बात कर चुके हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, शॉर्ट टर्म, ये सब आपको बात पता है। चलिए करंट एसेट्स आपको पता चल गया, होल्डिंग पीरियड देख लेते हैं एक बार। ये सब हम कर चुके हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ये भी देख लीजिए एक बार। ये नॉन करंट एसेट्स इज एन एनी एसेट दैट अदर देन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। इट इंक्लूड्स, मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट मेड इन एसोसिएट कंसर्न, डिपॉजिट पेड टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओल्ड स्टॉक्स, बैड डेट्स। ये सब जो है बैंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है कि एनसीए वाली जो है सीए में ना दिखा दे, करंट एसेट में ना दिखा दे, तब उसका वो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। OPEX, revenue expenditure, it is debited from the items of income generations. This accounting is done for a period of 1 year. चलिए इसको चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये आपको दिखाया गया है P&L का, एक P&L का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा दिखाया गया है। जैसे आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिखाया गया था, वैसे एक बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाया गया है। इसकी जो लेफ्ट साइड है वो एक्सपेंसिव साइड होती है, और इसकी जो राइट साइड है वो इनकम साइड होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर किया तो इसमें इनकम आ जाती, किसी भी प्रकार की इनकम जो है वो यहाँ पे आ जाती है।
और जो लेफ्ट साइड है उसमें एक्सपेंसेस सारे आ जाते हैं, सब टाइप के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो इसमें एक आइटम है जो कि मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे को बताना पड़ेगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड में आनी चाहिए। एप्रेंटाइजशिप प्रीमियम, एप्रेंटाइजशिप प्रीमियम, एप्रेंटाइजशिप, APPRENTICE, एप्रेंटाइजशिप प्रीमियम कहाँ आता है? डेबिट साइड में आएगा, मेरे का मतलब लॉस साइड आएगा या इनकम साइड आएगा? इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको आता है क्वेश्चन। एप्रेंटाइजशिप प्रीमियम, एप्रेंटाइजशिप प्रीमियम हमारा लॉस है, डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की? इनकम साइड है सर, इनकम साइड। इनकम साइड, बहुत अच्छे, यहाँ दिया भी हुआ है, सामने ही दिया हुआ है आपको। लेकिन ये होता क्या है, कुछ समय आपको अगर आ जाए तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है जब हम किसी से काम सिखाने के पैसे लेते हैं, काम सिखाने के पैसे लेते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बोलते हैं। तो साथियों जब प्रीमियम लगा होता है तो हम मोस्टली इसको एक्सपेंसिव साइड शो कर देते हैं, तो ये वाली गलती हमने नहीं करनी है वहां पे, ठीक है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर लेते हैं। वो हमने आपको बता दिया कि क्या है, इज प्रिपेयर फॉर टू मेन रीजंस, कि प्रॉफिट जानना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा कि इस बिजनेसमैन ने कितना पैसा कमाया है, कितनी इनकम की है, कितना लॉस किया है, जब तक वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाना जरूरी है। आगे चलते हैं। तो 2 स्टेप्स टू नो दी प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या बनता है हमारे के, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट पता चलता है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी जो मेन चीज है उसके बोल आ जाते हैं ये वाली, इसमें से एक क्वेश्चन फंस जाता है मोस्टली। तो साथियों इसको देखेंगे, चार्ट को, बहुत बढ़िया चार्ट है, इसको थोड़ा सा बस ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हमारा काम बहुत कम रह जाना, वैसे भी समय काफी हो चुका है, तो मुझको इजाजत भी लेनी है आपसे, इसको समझ लीजिए। तो साथियों सेल्स होती है, सेल्स में से जब हम जीएसटी या एक्साइज या कुछ रिटर्न कोई हुई, सेल्स रिटर्न हुई है, वो लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट सेल्स आ जाती है। नेट सेल्स में से जब हम परचेजेस प्लस ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर जाते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल है, ओपनिंग रॉ मटेरियल उसमें जितना परचेज किया है वो ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। ये आपको पीपीटी आपको मिल जाएगी, मैं विजय सर से बोलूंगा कि भी ये आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ताकि आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ आने वाले समय में भी जुड़ूंगा कभी ना कभी, तो फिर हम कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो उस समय भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद है रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस ओपनिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस प्लस रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फार्मूला दे दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला दे दिया, नेट सेल्स कैसे निकालनी उसका फार्मूला दे दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ऐड कर देते हैं तो लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। साथियों ये जो परफॉर्मा बता रहा हूं ये सीएमए फॉर्मेट है, ये है सीएमए फॉर्मेट कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो इसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है कि आने वाले समय में जब आप ब्रांच मैनेजर बन जाओगे या उससे भी ऊपर जाओगे तो फिर आपको ये चीजों का पता होना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो फिर वहां मुश्किल होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि जब हम नेट सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एसएजी सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। और जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके लिए आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो है एबिटडा। एबिटडा आप देख रहे होगे, इधर लिखा हुआ है, राउंड में लिखा हुआ है EBITDA। इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा तो उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। ये वाली टर्म हमारी बड़ी यूज होती है, तो कोई साथी बता सकता है एबिटा का फुल फॉर्म क्या है? यही आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टैक्सेस एंड हाँ डेप्रिसिएशन हाँ एंड एनीवन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन AMORTIZATION अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये है इसका फुल फॉर्म। तो साथियों, ये कई बार पूछ लेते हैं एबिटडा का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ लेता है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो मैं विजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर विजय सर हैं साथ में मेरे, तो साथियों मैं अभी ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप सभी ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया और चीज़ों को ऐसा लगा मेरे को कि मैंने जो आपको बताया कुछ समझ आया आपको, मेरे को भी अच्छा लगा। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो समझ लीजिए, मेरे को तो यही बोला था कि 9:30 शुरू हो जाएगी, तो आप इसी लिंक पर बने रहिए, क्योंकि और 5-7 मिनट में आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है जिसमें करंट अफेयर डिस्कस होंगे, और उसके बाद में तीसरी क्लास रहेगी, शायद विजय मान सर लेंगे आपकी, ठीक है। तो बहुत अभी बहुत धन्यवाद बीस साहब, बहुत शानदार शानदार, आपको बहुत ही शानदार एक सरल तरीके से हमारे साथियों को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने एकदम सी खेल खेल में एक स्पोर्टली जो होता है उसमें आपने सिखाया, और सभी साथियों ने आनंद लिया होगा और सब इंटरेक्ट भी किए होंगे। तो कोई साथी अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वैसे बीस साहब को हम और भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो भी लाइबिलिटी साइट्स हैं या छोटे छोटे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं और कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड हैं, या जो बेसिक बैंकिंग के जैसे एक्ट वगैरह हैं, RBI एक्ट हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैं, नेगोशिएबल एक्ट हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमारे साथ बने रहेंगे। सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और उनका अनुभव का लाभ भी हमें मिलेगा। तो कोई साथी अगर कुछ बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यही सेशन जो है समाप्त करेंगे और बीस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और इस आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेंगे कि बीस साहब फिर मुलाकात करेंगे हमसे, है ना। तो कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? दीपमाला जी। सर एक क्वेश्चन था कि लॉस को हमने यूजेस बोला, वो क्यों बोला, ये मैं जानना चाहता हूँ। किसको सर? लॉस को यूजेस क्यों होता है सर? लॉस को यूजेस क्यों? देखिए, प्रॉफिट को हम क्या समझते हैं? जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ करते हैं? प्रॉफिट को क्या समझते हैं? सोर्स। तो फिर लॉस उसका रिवर्स है, आप यहीं से समझ लीजिए कि अगर प्रॉफिट जो है वो सोर्स है तो लॉस क्या है? यूजेस है। अच्छा ठीक है, ठीक। लॉस इसलिए, लॉस को एसेट साइड इसलिए रखा जाता है क्योंकि लॉस जो होता है वो लॉस हो गया तो उसको भरपाई करनी है ना, वैक्यूम है, उसको भरना है, आने वाला पैसा है, आने वाला पैसा है ना। और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट में मतलब पैसा आ गया, कैपिटल में ऐड हो गया, मतलब ये लायबिलिटी हो गया। और लॉस मतलब कहीं से आएगा, उसको भरेंगे हम, आने वाला पैसा। प्रॉफिट जो है वो कैश जनरेट कर दिया प्रॉफिट ने, और लॉस ने कैश हमारा लॉस कर दिया, कैश हमारा कम कर दिया। दैट्स वाई हमारे को उसकी भरपाई उधर यूजेस में दिखा के करनी पड़ती है। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर। थैंक यू सर। सर नमस्कार, सेंट्रल ठीक है, ठीक है। नमस्कार ये सर। इसको क्लोज कर देंगे। एक आखिरी स्लाइड था आपका, एक आखिरी स्लाइड था, एक कोट अच्छा था बीस साहब, ये आखिरी स्लाइड पढ़ दीजिएगा, थैंक यू मैसेज था उसमें जी आपका। सर, जी सर, जी सर।
और एक आखिरी स्लाइड था। जी जी सर। ये तो एग्जाम्पल है। हम लोग ये जब जी, जी, प्रमोशन सर। आ जाएंगे हमारे साथी, तब हम लोग इनको और सिखा देंगे, इनको फंड फ्लो क्या जी होता है, सर, जी cash सर, जी flow क्या सर, ये होता है, हाँ। और ये कैसे इनका यूजेस होता है वो कर देंगे। तो एक आखिरी स्लाइड मुझे अच्छी लगी आपकी, जो यस धन्यवाद सर, वाला यस सर, स्लाइड। वहीं पे जा रहा सर। फिर इनको हम सर लोग, ये पीपीटी शेयर कर देंगे, अगर बाद में भी कोई हाँ समस्या आएगी PPTs तो साझा हो वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यस सब सर। होनहार साथी हैं, सबके पास पहुंच जाएगा। ये शेयर था, ये था, कोट्स था। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंपनी डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट्स रेपुटेशन एंड पीपुल। वाह, यस, क्या बात है। ये दो महत्वपूर्ण चीज हैं किसी कंपनी का, जो उनके बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता। वो होता है उनका रेपुटेशन और उसके लोग। मतलब बैलेंस शीट की ये एकदम लिमिटेशन की बात कह दी कि बैलेंस शीट जो है क्वांटिटेटिव दिखाता है, क्वालिटेटिव नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता है, बिल्कुल वाह सही सर। ईसा, बहुत बढ़िया। हमारे सभी साथी जो है ताली बजा देंगे, है ना। और जगवीर थैंक यू जी जरा सर। बता दीजिए सेशन कैसा लगा, थोड़ा आनंद आया सेशन में? बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, ये लिंक को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। बीस साहब का धन्यवाद करते हुए ये लिंक को यहीं क्लोज करता हूँ। एक फ्रेश लिंक दूंगा जिसमें श्वेता पांडे मैडम आपको एक महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगी, फिर उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा लिंक आपके पास आएगा करंट अफेयर्स का, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वो लिंक जो है मैडम के पास मैं भेज चुका हूँ, वो रेडी है। तो आप लोग जो है भी जरा तैयारी के साथ आइए और उनका लाभ लीजिए। और करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण जानकारी है ना विश साहब, जो अभी आने वाले प्रमोशन बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू साहब। थैंक यू सर।